अगले दिन बहुत एक्साइटमेंट थी स्कूल जाने की। पता नहीं लास्ट टाइम कब हुई थी इतनी एक्साइटमेंट। तो टाइम से पहले ही मैं स्कूल में पहुंच गया, लेकिन रास्ते में स्कूल पहुंचते ही मेरा दोस्त माधव चौधरी मिल गया। स्कूल में अंदर घुसते ही वो मिल गया। ये मेरा सीनियर है जिसने 2 साल पहले स्कूल कंप्लीट कर लिया और अभी गवर्नमेंट कॉलेज में इसको एडमिशन मिल चुका है और शायद किसी काम से यहाँ पर आया था। अरे भाई, अब तो स्कूल छोड़ दे। क्या ज़िंदगी भर यहीं पे पड़ा रहेगा? आदमी बन गया, दाढ़ी मूंछ आ गई है, स्कूल का टीचर लगता है और स्टूडेंट बन के घूम रहा है। माधव चौधरी हंसता हुआ मुझसे बोला, भाई तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ना इसका बाप खिला रहा है, तेरे पेट में क्यों इतनी आग लग रही है? पीछे से रजत आता हुआ बोला। दरअसल ये मुझे ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि स्कूल में सबसे ज़्यादा उम्र का स्टूडेंट अभी मैं ही बचा था। 21 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक स्कूल में ही पढ़ रहा था। ये बात कभी कभी मुझे हर्ट करती थी कि अपने से छोटी उम्र के स्टूडेंट्स के साथ बैठकर मैं पढ़ाई करता था, जबकि मेरी उम्र के कितने ही बच्चे ग्रेजुएशन भी कर चुके थे और मैं तो कल तक बस अगले 2 महीनों के निकलने का इंतज़ार कर रहा था, जब तक कि योगिता के आने की न्यूज़ नहीं मिली थी। तभी एक्साइटमेंट में यहाँ पर स्कूल में आ गया। और भाई माधव चौधरी, एक बात बताऊँ, सुन, बुरा मत मानना। एक तो तेरा नाम है गाली जैसा, और दूसरा तू जब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे एक औरत और एक आदमी दोनों साथ में बोल रहे हैं। रजत ने इतना बोला और हम दोनों भागकर क्लास में आ गए। अब क्लास का सीन था, मैं और रजत बैठे थे, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। भाई लेकिन राइटर बनने से पहले कुछ लिखना भी तो पड़ता है। ऐसे ही एक दिन उठकर कुछ भी लिख देगा और पूरी दुनिया पढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होता ना मेरे भाई। पहले कुछ लिख तो सही। मैं बोल रहा हूँ ना, राइटिंग कोई करियर नहीं है मेरे भाई, शौक है। रजत बोला, गुस्से में बोला एक्चुअली। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, लिखेगा लिखेगा, एक दिन ज़रूर लिखेगा रजत। जिस दिन इसका दिल में दर्द इतना बढ़ जाएगा जो बर्दाश्त नहीं होगा, वो कलम के रास्ते इसके पन्ने पर उतरेगा। पीछे से ये आवाज़ जो आई वो जानी पहचानी सी थी। जब मैंने पलट कर देखा तो मैं सही था, योगिता थी। मैंने कल सही अंदाज़ा लगाया था कि योगिता ही हमें पढ़ाने आई थी। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी इंग्लिश लिटरेचर से और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए हमें पढ़ाने आई थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल सी होने लगी, कपकपी सी आ गई पूरी बॉडी। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। वो जब क्लास के अंदर आई, अपना सामान ठीक करने लगी, मेरी आंखें उस पर टिकी हुई थी, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रजत मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोला, भाई तू इसको बोलेगा क्या? योगिता इसको बोल नहीं सकता, दीदी तू इसको बोलेगा नहीं, टीचर बोलने में तुझे शर्म आएगी। ये बात तो सही कह रहा था, मैं इसको बोलूँगा क्या? बहुत देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया कि जितना हो सके मैं इसको आप बोलने की कोशिश करूँगा, और जब घोर ज़रूरत पड़ेगी तब जाके मैं इसको टीचर बोलूँगा। योगिता मैम, आपको पता है इस गरीब के लिए आप क्या बन के आई हैं? रजत ने बोला। देखा, ये होता है दोगलापन। कल तक ये योगिता की बुराई कर रहा था और अब देखो कैसे तारीफों के पुल बांध रहा है। अरे कबीर, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए, पहचान में नहीं आ रहे। योगिता ने बड़े प्यार से मुझसे कहा, ऐसे कि मेरा मजाक बना रही हो। कि अरे कबीर, बाप बनने की उम्र में स्कूल में पढ़ रहे हो। उसके इतना बोलते ही मेरे चेहरे से तो जैसे हंसी गायब हो गई। ये इस साल निकल जाएगा ये भी स्कूल से, अगर इसे यहाँ पे टिके रहने की कोई खास वजह नहीं मिली तो। रजत हंसता हुआ बोला। मतलब? योगिता ने पूछा। कुछ नहीं, ये तो बकवास कर रहा है, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। ये पहली लाइन थी जो मैंने योगिता से कही। योगिता मैम, ये बुक, कहकर रजत ने अपने एक हाथ से योगिता को बुक दी और वापस अपनी तशरीफ कुर्सी पर टिकाई। ये कभी नहीं सुधरेगा। योगिता और मैम के बीच में कितना बड़ा गैप दिया इसने, जैसे इसकी सगी वाली लगती है। तो कबीर, तुम राइटर बनना चाहते हो? योगिता ने बिना मेरी तरफ देखे किताब के नीचे पन्ने पलटते हुए मुझसे पूछा। मैं कुछ बोलता उससे पहले रजत बीच में कूद पड़ा। हाँ योगिता मैम, आप ही बताओ ना इसको। इस बेचारे को लिटरेचर में करियर दिख रहा है, आजकल हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, इसको बताओ ना। जरूरी थोड़ी है हर कोई राइटर बन जाए। अच्छे खासे लिटरेचर के धुरंधर, ग्रेजुएशन किए हुए, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, 3-4 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। ऐसा कहकर रजत ने योगिता पर सीधा वार किया, जिससे योगिता का मुंह उतर गया। इस पर योगिता ने बोला, कम से कम कुछ कर तो रहे रजत, कुछ लोग मजबूरी में भी ऐसा करते हैं, 2-4 हज़ार की नौकरी। ये बात सुनकर रजत का मुंह बंद हो गया। अगली जो चीज़ योगिता ने मुझसे पूछी, बोली कौन से लैंग्वेज के ऑथर बनना चाहते हो? पोएट्री लिखोगे कि प्रोज लिखोगे? पब्लिश कैसे करोगे? तुम जानते हो? एक साथ उसने मुझ पर सवालों की बारिश कर दी। अब मैं किस किस का जवाब दूँ? मैंने उसके पहले सवाल का जवाब सवाल में दिया। जी लिटरेचर तो लिटरेचर है, उसमें लैंग्वेज क्या है? मैंने कहा। भाई बात तो तुम्हारी सही है कबीर, लेकिन लिटरेचर को किसी लैंग्वेज में बांधना सही नहीं है, उस पर रूल्स लगाना सही नहीं है। सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी लैंग्वेज ऐसी चुनो जो तुम्हारे पढ़ने वाले के नंबर्स को बढ़ाए।
योगिता ने कहा। क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा, क्या तुम कर पाओगे? योगिता ने फिर से कहा। जी, क्रिटिसिज्म तो हमें बेहतर बनाने के लिए किया जाता है ना, क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। वेरी गुड कबीर, आई एम इम्प्रेस्ड कहकर वो अगला सवाल पूछने लगी। तभी रजत बीच में बोला, मैंने सुना है आपकी भी 12th में अच्छी परसेंटेज बनी थी, आपने ऐसा क्या लिखा? क्या आप हमें भी थोड़ी सी टिप्स देंगी? शायद योगिता को मेरे थॉट्स बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए वो मुझसे और बातें करना चाहती, लेकिन ये रजत का बच्चा, इसको मेरी खुशी बर्दाश्त हो तभी दो। तो किताब जो योगिता के हाथ में थी वो बंद थी। पहला पन्ना जब उन्होंने खोला उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो रजत से तुरंत बोली, रजत ये किताब किसकी है? जी कागज़ की, रजत ने हाजिर जवाब दिया। देखो रजत, बहुत देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ, सीधे सीधे जवाब दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। योगिता ने इतना क्या कहा, रजत का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वैसे आपने भी इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया, आपको कैसा लगा? मतलब मैंने योगिता से ये सवाल पूछा, जिस सवाल पर वो थोड़ी देर रुकी और रुक के जवाब दिया कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने इंग्लिश ले ली। मुझे कॉलेज जाकर पता चला कि मुझे फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना चाहिए था। मैं 10th और 12th में इंग्लिश में अच्छे नंबरों की वजह से फंस गई। सोचा इसी से कुछ करना चाहिए आगे। मैंने कहा कि वो तो आप अभी भी कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग अगर आपको करनी है तो। नहीं, अब बहुत देर हो गई है, अब मेरे काम करने की उम्र है और बहुत टाइम लगेगा फैशन डिज़ाइनिंग में, कहकर वो हमें मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने लगी। कितने कमाल की बात थी ना। जिस जॉन मिल्टन को ये पढ़ा रही थी, अंग्रेज़ी भाषा के एक ऐसे कवि थे वो, जिनको जीनियस कहा जाता था और राइटिंग इनका पैशन था। कमाल की बात ये थी कि समय के साथ इनकी आंखों की रोशनी जाती जाती पूरी तरह चली गई थी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। ये खुद तो बोलते थे और इनके साथी कवि इनकी बच्ची इनके लिए लिखती थी। चाहते तो वो भी सोच सकते थे अब मैं अंधा हो गया हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे लिखने की क्या ज़रूरत, स्वेटर बुनने का काम शुरू कर सकते थे। लेकिन उन्होंने लिखा। और हम लोग उम्र की बात करते हैं, हाथ पैर हमारे सलामत है तब भी। आधे घंटे बाद जब क्लास ख़त्म हो गई, जाती जाती वो मुझसे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करके गई। उसके जाने के बाद रजत पीछे से गुस्से में लाल होकर बोला, यार ये खुद को समझती क्या है? तो भाई तू खुद को भी तो देखना, उल्टे जवाब दिए जा रहा था। तेरे बराबर की है क्या वो? कितनी बड़ी है तुझसे? उम्र में तो भाई तुझसे भी बड़ी है, मुझे मत सिखा। और भाई सुन, ये लड़की तेरे लायक नहीं है, कितना घमंड है इसमें देख। रजत अपनी बात खत्म पूरी कर भी नहीं सका था कि नितिन क्लास में आ गया। अब ये अलग पकाएगा, इसका टाइम पास नहीं हो रहा होगा तभी ये आ गया पकाने के लिए। अरे नितिन जी, आप यहाँ क्यों? मतलब कैसे? क्यों तुमसे पूछ के आना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नितिन जी, ये तो आपके बाप सॉरी आपका स्कूल है, रजत बोला। ए तुम लोगों को क्या लगता है इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा? नितिन ने हमसे पूछा। किसका? रजत ने पूछा। अरे ये जो अभी गई तुमको पढ़ा के। ये चीज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। उस वक्त मुझे नितिन पर इतना गुस्सा आया कि इसकी गोटे जैसी दोनों आंखें फोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। तो रहने दो नितिन जी, आपके लायक नहीं है और ना आपसे पटेगी, रजत बोला। उस दिन जो खुशी मुझे थी योगिता का नंबर पाकर मैं बता नहीं सकता। जाते ही सबसे पहले मैंने योगिता का मोबाइल नंबर सेव किया, लेकिन शाम तक मैसेज नहीं किया। उसे नहीं लगना चाहिए कि मैं ठाला बैठा हूँ। शाम होने का मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। मैसेज करूँ ऐसा दिमाग में चल रहा था। आखिर शाम के 5 बजे मैंने लिखा, हेलो दिस इज़ कबीर, ये मेरा नंबर है। और बार बार उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। बार बार मोबाइल देखता रहा कि मैसेज आएगा, अब आएगा, अब आएगा। मोबाइल देखते देखते रात के 11 बज गए, नींद आ गई। आधी रात को मेरी नींद खुली, तब मैंने मोबाइल देखा कि उसने मैसेज देख तो लिया है लेकिन जवाब नहीं दिया। एक ही सेकंड में जो मेरे अरमानों के पुल बंधे थे वो खुद ब खुद टूट गए। भाई तुझ में इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसी तारीफ़ें किए जा रही थी। दिमाग में खुद ही तू हवाई पुलाव बनाया जा रहा था, ऐसा मेरी अंदर से किसी ने मुझसे कुछ कहा। सुबह स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सोच रहा था कि ये क्या तरीका हुआ भाई, किसी को नंबर देकर इस तरह से बिहेव करना। स्कूल में भी यही सोचता रहा। कुल मिलाकर बचे हुए 2 महीने मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना था, वो मैं प्रोफाइल पिक्चर, लास्ट सीन, स्टेटस देखने में लगा रहा था। उस अगले दिन भी जब योगिता की क्लास ख़त्म हो गई तो मौका देखकर मैंने पूछ ही लिया, कल मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ मैंने देख लिया था, सॉरी थोड़ी बिजी थी तो जवाब नहीं दे पाई। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, तू अब भाड़ में जाना, मुझे क्या मतलब है, तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? मैंने मन में कहा। लेकिन उस दिन अपनी इतनी बेइज्जती के बावजूद
मैंने व्हाट्सएप पर उस पर नज़र रखना बंद नहीं की, निगरानी रखना बंद नहीं की, कब वो पिक्चर बदल रही थी नहीं बदल रही थी, ये सब मैं चेक कर रहा था। एक दिन रजत और नितिन आपस में बातें कर रहे थे, तो रजत बोला, यार नितिन जी मैंने सुना है अपनी माई बाप बहुत अच्छा गाती हैं। इस पर नितिन बोला, अच्छा? अरे भाई बहुत अच्छा। मैं सोचता हूँ इतना अच्छा गला दिया है ऊपर वाले ने, लेकिन पता ही नहीं क्यों माई बाप इस बड़े से स्कूल को संभालने में लगी हुई हैं, अपना टैलेंट खराब कर रही हैं। नितिन ने जवाब दिया, स्कूल क्यों खोल लिया फिर? मेरा मतलब स्कूल खोलने का कैसे दिमाग में आया इनके? रजत ने फिर से पूछा, स्कूल खोलना क्या आसान होता है क्या? बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उस वक्त इनकी मजबूरी थी जो इनको सिंगिंग छोड़कर टीचिंग में आना पड़ा। फिर भी अपने दम पर इन्होंने पढ़ाई भी की और स्कूल भी खोला। नितिन ने जवाब दिया। इस पर मैंने पूछा, बड़ा मुश्किल रहा होगा ना इनके लिए? अरे वो तो तुम लोगों को तब पता चलेगा जब मर्दों के समाज में तुम अकेली औरत होकर किसी की मदद लिए बिना शादी किए मेहनत से अपना स्कूल 10 साल तक इस सिटी में टॉप 10 स्कूलों में रखना कम बात नहीं होती बच्चों। करके दिखाओ तब समझ में आएगा। नितिन ने जवाब दिया। शायद वो सिंगिंग में बेहतर कर सकती थी, या कोशिश करे तो अब भी बन सकती है एक अच्छी सिंगर। मैंने मुंह बनाते हुए कहा। पागल हो गया है क्या? अब तो उम्र निकल गई, तू इस उम्र में सिंगिंग करवाएगा? रजत ने चिढ़ाकर बोला। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार माई बाप से खुद बात करूं कि उन्होंने सिंगिंग क्यों छोड़ी। मैं उनकी क्लास के टाइम का वेट कर रहा था। पहली बार ऐसा था कि मैं बहुत एक्साइटेड होकर उनकी क्लास का वेट कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2 घंटे बाद जब उनकी क्लास थी, जब उनका टाइम हुआ क्लास का, तो उनको काम आ गया, वो निकल गई और जाती जाती मेरे पास आकर बोली, देखो कबीर, 3 घंटे के लिए मैं बाहर जा रही हूँ और पीछे से स्कूल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम्हें इसका ख्याल रखना बेटा, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रही हूँ, और इस नितिन पर नज़र रखना। तुम तो जानती हो बेटा ये छोटा नितिन कैसा है। तुम इस स्कूल के सबसे सीनियर और समझदार स्टूडेंट हो, मेरा भरोसा है तुम पर। ये चीज़ सुनकर मुझ में एक अलग सी छाती चौड़ी कर देने वाली फीलिंग आई। जब तक रजत ने मेरा भ्रम नहीं तोड़ा। उसने मुझे थोड़ी देर बाद में बताया कि माई बाप उसे भी सेम लाइन बोलकर गई है कि उसे स्कूल का ध्यान रखना है, वो सीनियर स्टूडेंट है, जिम्मेदार बच्चा है। वो जाती जाती रजत को मेरा ध्यान रखने के लिए बोलकर गई है और नितिन को रजत का ध्यान रखने के लिए बोलकर गई है। वैसे नेटवर्क बना के जाती थी माई बाप। ज़माने के टोकरों ने माई बाप को इतना चालाक बना दिया था। ऐसे ही गुजरते गुजरते 2 महीने भी गुजर गए और एग्ज़ाम्स भी हमारे हो गए। मेरा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर बहुत ही अच्छा गया। हालांकि हमारे पास कोई इतना अच्छा टीचर नहीं था, लेकिन आखिरी 2 महीनों में योगिता ने इंग्लिश को अच्छे से संभाल लिया था। और पिछले 2 महीनों में योगिता से लिटरेचर में बहुत कुछ सीखने को मिला था। मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन पिछले 2 महीनों से एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बर्ताव कर रहा था। वो व्हाट्सएप वाली बात मुझे इतना हर्ट कर गई थी, तो 2 महीनों से मैंने उसे अपनी सिर्फ टीचर बना लिया था, मान लिया था। लेकिन अब एग्ज़ाम्स पूरी तरह ख़त्म हो गए थे और मेरे पास करने को कुछ नहीं था। सोचता था बस एक थैंक यू लिखकर मैसेज कर देता हूँ और रात तक इंटरनेट बंद रखूँगा, अगर किस्मत अच्छी हुई तो वो जवाब देगी। तो सुबह 10 बजे मैं अब्बा के होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था, ऑर्डर ले रहा था। अभी मैंने एक मैसेज लिखा, हे मैं कबीर, मुझे तुमको थैंक्स बोलना है। लास्ट 2 महीने में तुम्हारी हेल्प की वजह से मेरा पेपर अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। इतना लिखकर मैंने इंटरनेट बंद कर दिया। अब मैंने जानबूझकर तुम लिखकर बोला था उसे, क्योंकि मैं चाहता था कि वो भी समझे कि मैं खुद को उसके बराबर मानता हूँ। मैं उसको खुद को उससे छोटा नहीं मानता। मेरी फीलिंग्स को वो समझे। बचपन से उसकी कि मेरे मन में जो है उन ख्यालों को। इतने में अब्बा ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा, हाथ मार कर पूछा, क्यों भाई स्कूल ख़त्म हो गया तुम्हारा? अब आगे क्या करने का सोचा है? पढ़ोगे या फिर कोई काम खुलवा दूँ? मैंने कहा अभी तो रिज़ल्ट आएगा अब्बा, फिर कॉलेज की फॉर्म भरेंगे, 3-4 महीने का टाइम लगेगा, तब तक कोई काम कर लूँ तो बढ़िया रहेगा। मेरी इस बात को सुनकर वो अपना सर हिलाने लगे। अभी अब्बा के कोई पुराने दोस्त थे, जगदीश शर्मा। वो अपनी 2 पोतियों के साथ में अंदर होटल में आए। उनकी उम्र कोई 60-65 साल होगी, वो शायद अभी स्कूल में ही होंगी। अंदर घुसते ही उन्होंने अब्बा से हाथ मिलाया और पूछा, ये लड़का है आपका? हाँ जी, अभी 12th के इम्तिहान दिए हैं। वही बातें चल रही थी कि आगे क्या किया जाए। क्या सब्जेक्ट है बेटा? उन्होंने मुझसे पूछा। जब मेरी नज़र उनकी खूबसूरत पोती पर टिकी हुई थी, मैं उनके सवाल से जागता हुआ बोला, जी आर्ट्स। हो कहकर उन्होंने अपना मुंह बनाया जैसे आर्ट्स लेकर मैंने कोई भयानक अपराध कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने एक उम्मीद से मुझे रोशनी दिखाते हुए कहा, बेटा ज़माने के साथ चलो, बदलो।
आज के ज़माने में आर्ट्स लेकर कहाँ नौकरी मिलेगी तुम्हें। उन्होंने बिना मेरी राय जाने मुझ पर अपना ज्ञान ढोलना शुरू कर दिया कि मैं नौकरी करना भी चाहता हूँ कि नहीं। अब अब्बा ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी तो थे नहीं, वो बस अपना हाँ में सर हिलाए जा रहे थे, चाहे उन्हें कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं। चलो आर्ट्स लेकर तुम पहली गलती तो कर ही चुके हो, अब आगे टेक्निकल या कमर्शियल फील्ड में घुस जाओ, BBA MCA MBA ऐसा कुछ कर लो, क्योंकि आज की ज़रूरत है ये सब चीज़ें। मुझे उस भुट्टे पर इतना गुस्सा आया ना कि ये सब मुझ पे क्यों थूप रहा है। मैंने बोला अंकल आप ये सब सलाह अपनी पोतियों को देना, मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे इतना बोलते ही अब्बा ने मुझे ज़ोर से फटकार लगाई, ये क्या बदतमीज़ी कबीर। मुझे आज भी अपने कानों में गूंजते हैं उस बुढ़े के वो शब्द जो मेरे बाप को बोल के गया था वो, कुरैशी साहब मानो मत मानो, ये लड़का या तो एक दिन आपका नाम पूरी दुनिया में करेगा या फिर आपका नाम एकदम डुबा देगा। और मेरे अब्बा थे अनपढ़ आदमी जो पढ़े लिखे लोगों से डरते थे, जो भी वो बोलते हैं पत्थर की लकीर समझते थे। आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने अपने अब्बा से कहा बेटा कुछ कर ना कर अपने गुस्से पे सबसे पहले काबू कर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुझे इसी से खतरा है, क्योंकि इसको काबू कर फिर तू दुनिया पे काबू पा सकेगा। अपने गुस्से को अपने काम में लगा। अब्बा बोले लेकिन मैं क्या करूं अब्बा, मुझसे नहीं होता कंट्रोल। होगा आज तू स्कूल से निकला है, अभी तुझे तेरे टीचर सिखा रहे थे, अभी ज़िंदगी सिखाएगी। अब शाम 6 बजे जब मैंने अपना इंटरनेट खोला ये चेक करने के लिए कि योग्यता का कोई जवाब आया है या नहीं, तो आप सोच नहीं सकते उसका क्या जवाब था। कोई जवाब नहीं था। ये लड़की वाकई बहुत घमंडी है, वैसे सही बोलता है। मैंने गुस्से में उसे लिखा गो टू हेल और उसका नंबर डिलीट कर दिया और चैट भी, लेकिन उसे ब्लॉक कर सकने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। लेकिन इतना तो मैं कर ही सकता था कि उसकी प्रोफाइल पिक्चर मेरे सामने दिखाई ना पड़े, वो समझ जाए कि मुझे उसकी कोई परवाह। इसके 1 घंटे बाद तक मैंने अपने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। मेरा फ़ोन जीन्स की जेब में था। उस वक्त मैं किसी ग्राहक का ऑर्डर ले रहा था, तभी मेरा फ़ोन 4-5 बार वाइब्रेट किया। मैं तो डर गया कि अब पड़ने वाली है गाली, लेकिन जब फ़ोन खोला तो कमाल हो गया। योगिता ने लिखा